नमस्कार विद्यार्थियों और गुरुजनों। तो आज हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं इम्यून सिस्टम से। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इम्यून सिस्टम वाला, ये एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो इससे पहले आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्व प्रतिरक्षा, ऑटो इम्यूनिटी। इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था लिम्फेनोइड ऑर्गन, और उससे पहले पढ़ा था एलर्जी। तो जब एलर्जी टॉपिक करवाया था तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में खूब सारे कमेंट्स आए कि सर ये एलर्जी हो जाए तो क्या करना है, उससे बचना है तो क्या करना है। आप बहुत बढ़िया बता रहे थे, बढ़िया एक्सप्लेन कर रहे थे, तो आप ही इसे बता दें कि हम कहाँ जाएं अगर एलर्जी है तो डिफरेंट टाइप्स की। तो देखिए, एक अध्यापक और एक डॉक्टर में फ़र्क होता है। तो एलर्जी के जो स्पेसिफिक डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट करें। हाँ, मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि अगर आपको एलर्जी रह रही है किसी चीज़ से, हालांकि एलर्जी है वो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर एलर्जी कंटिन्यू रह रही है आपको, तो ये इन फ्यूचर भविष्य में ये आपके गठिया रोग का कारण बन सकती है, आर्थराइटिस, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एलर्जी जो है वो बहुत लंबे समय तक बनी रहे तो वो फिर आगे गठिया हो सकता है, यहाँ तक कि किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा ये टॉपिक करवा के लास्ट में और बता दूंगा, बाकी किसी अच्छे डॉक्टर से ही कंसल्ट करें आप एलर्जी वाले से। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग स्व प्रतिरक्षा, किसको बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ा था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये हमने पढ़ा था। तो हमने इस टॉपिक में कुछ इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर पढ़े थे कि ये जो इम्यूनिटी होती है इसमें एक तो याददाश्त, मेमोरी यानी स्मृति का गुण पाया जाता है, याददाश्त का गुण पाया जाता है। यह प्रतिरक्षा याददाश्त पर आधारित होती है। दूसरी बात, आप ध्यान दें, एनसीईआरटी में तो याददाश्त लिख के चालू कर दिया आगे टॉपिक, नहीं, हमें वहीं से चालू नहीं करना है। याददाश्त के साथ साथ जो दूसरा गुण था, कौन सा, विभेदन, डिफरेंशिएट करने का गुण था उपार्जित प्रतिरक्षा के पास। किसको डिफरेंशिएट करने का गुण था? एक बॉडी के खुद के एंटीजन और एक बाहर से आए हुए एंटीजनों में विभेदन कर सकता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। मतलब हमारे खुद के, स्वयं के और बाहर से आए हुए, बाहर से आए हुए एंटीजनों में विभेद कर सकता है। बाहर से आए हुए यानी फॉरेन, तो बाहर से आए हुए एंटीजन, बाहर से आया हुआ ऑर्गन, बाहर से आया हुआ मॉलिक्यूल और खुद के जो एंटीजन हैं उनमें विभेदन कर सकता है। एक्चुअल में ये है टॉपिक, है जो वो नहीं है, ये है। वो नाम लिख दिया एनसीईआरटी ने, दोनों को मिक्स कर दिया है, उनको वर्ड्स को मिक्स नहीं है। खुद के और पराये एंटीजनों में भेद करता है। क्या भेद करता है? खुद के जो एंटीजन हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाने। खुद के एंटीजन जैसे मेरी मेम्ब्रेन्स हैं, उनके ऊपर जो प्रोटीन्स हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाने। पराये एंटीजन, वी जातीय, फॉरेन,
मतलब जो बाहर से एंटीजन आया है उसी के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करना है, बाहर वाले के खिलाफ। तो नॉर्मली ये अपने एंटीजनों के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनते नॉर्मली, जनरली, और इनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। हमारा इम्यून सिस्टम इनके खिलाफ, बाहर से आए हुए एंटीजनों के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। अगर किसी कारण से यह गुण समाप्त हो जाता है, अपने और पराये एंटीजनों में भेद करने वाला, अंतर करने वाला, तो क्या होगा? यह अपने ही एंटीजनों के खिलाफ जब विभेदन गुण समाप्त हो जाता है तो क्या होगा? अपने ही एंटीजनों के खिलाफ क्या बनने शुरू हो जाएंगे? एंटीबॉडी बनने शुरू हो जाएंगे। खुद के ही एंटीजनों के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। यही घटना क्या कहलाती है? ऑटो इम्यूनिटी, यानी स्व प्रतिरक्षा। खुद के खिलाफ ही प्रतिरक्षा चालू कर दी। जैसे आपने फुटबॉल खेल देखा होगा, फुटबॉल में जो पोल के पास कीपर खड़ा होता है, उसका काम होता है जो सामने से बॉल आ रही है उसको रोकना, उसमें न जाने देना पोल्स के अंदर, और अपने हाथ में जो बॉल्स है वो फेंकना अपोजिट दूसरे खिलाड़ियों की तरफ, और वो भेद करता है अपने खिलाड़ियों में और सामने वाले खिलाड़ियों में। बाई चांस क्या हुआ, वो अपनी ही बॉल को उठाकर अपनी तरफ घेर दे, मतलब सेल्फ गोल कर लिया। तो जब ऐसा हो जाए, ऐसे ही जो इम्यून सिस्टम है खुद के ही एंटीजन्स के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने शुरू कर दे, खुद के ही एंटीजन के खिलाफ, उसको बोल देंगे ऑटो इम्यूनिटी। ओके, एक डिजीज की बात हमारे सिलेबस में है यहीं पर ही साथ में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हिंदी में, एक शुद्ध हिंदी में इसका नाम है, बड़ा ही अजीबोगरीब सा नाम है, आमावती संधि शोथ, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक आम भाषा में बोले तो गठिया रोग। गठिया सुना है ना? यूं जॉइंट्स हैं वो टाइट्स हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, हाथ मोड़े या पैर मोड़े तो उनमें दर्द होता है जॉइंट्स में, गठिया। मैंने वही बताया कि एलर्जी लंबे टाइम तक रहे तो भी हो जाता है। अब ये कहा किसी कारण मतलब कुछ का मानना है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी अनुवांशिक रोग है। माता पिता में है तो आगे बच्चों में भी देखने को मिला, और कईयों में मालूम ही नहीं है, न माता में न पिता में, फिर भी हो जाता है। तो फिर वो कह देता है कि अननोन रीजन, अज्ञात कारणों से, ये अभी तक मालूम नहीं है। और अभी तक साइंटिस्ट नहीं पता कर पाए कि ये सेल्फ और नॉन सेल्फ, अपने और पराये एंटीजनों में भेद करता कैसे है। और ये क्षमता पाई किस में जाती है? आपको मालूम होगा, कशेरुकियों में, वर्टिब्रेट्स में। तो मैंने जो पढ़ रखा था वो था कि कशेरुकी में, बुक लिख रही है उच्चतर कशेरुकी, यानी हायर वर्टिब्रेट्स। तो हायर वर्टिब्रेट्स, तो किताब को ही सही मान लेना है, हायर वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें ये करेक्टर पाया जाता है। तो वैसे तो टॉपिक ख़त्म है, वैसे तो अब ये टॉपिक ख़त्म है हमारा, लेकिन इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेना, क्योंकि बिना डायग्राम क्या मेरे को रंगत नहीं होती है, तो मज़ा नहीं आता है जब तक मैं डायग्राम तैयार ना करूँ। किसी भी चीज़ को मैं डायग्राम से एक्सप्लेन नहीं करूँ ना, ऐसे लगता है टॉपिक आज करवाया ही नहीं। तो इस डिजीज को थोड़ा सा बता देता हूं मैं।
देखो मान लो ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, दो हड्डियों के बीच का जोड़ है, दो हड्डियां ले लो कोई भी, उनके बीच का जोड़ है। बोन्स के ऊपर आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अब जान लीजिए, बोन्स के जो किनारे होते हैं वहां पर बोन्स के जो एंड है वो कवर्ड रहते हैं किससे, ये जो किनारे होते हैं यहाँ होता है कार्टिलेज चढ़ा होता है, मतलब यूं बिल्कुल ओपन नहीं होते हैं, ये कार्टिलेज का आवरण पाया जाता है। और दो जॉइंट्स के बीच में ये एक मेम्ब्रेन्स होती हैं, इस मेम्ब्रेन को मैं लिख रहा हूं कि ये मेम्ब्रेन है साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो देखिए इस मेम्ब्रेन का मैंने नाम लिख दिया कि कौन सी मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और यहां एक लिक्विड भरा होता है, इसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। नॉर्मली IgM एंटीबॉडी एक पेंटामर एंटीबॉडी था, ये एंटीबॉडी नॉर्मली बैक्टीरिया के खिलाफ बनता है नॉर्मली, लेकिन मैंने कहा जब ऑटो इम्यूनिटी हो गई, स्वयं प्रतिरक्षा ऑटो इम्यूनिटी होगी तो ये एंटीबॉडी बन गया। ये एंटीबॉडी यहां मेम्ब्रेन्स पे जाएगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स पे जाएगा, तो इसकी वजह से मेम्ब्रेन की वजह से यहां क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, प्रदाह होता। पिछले टॉपिक में बताया हुआ है मैंने इन्फ्लामेशन क्या होता है, लिक्विड निकल के बाहर आ जाता है, तो यहाँ आसपास में जो आर्टरी वेन्स होंगी वो लिक्विड आने लग जाएगा। तो देखो क्या होगा, यहाँ ये एंटीबॉडी बन गई खुद के ही मेम्ब्रेन्स के खिलाफ, तो खुद के ही मेम्ब्रेन्स के खिलाफ एंटीबॉडी बन गए, इसकी वजह से साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा यहाँ बढ़ने लग जाएगी। फ्लूइड की मात्रा बढ़ी, दाब बढ़ेगा इस मेम्ब्रेन में, दाब बढ़ने से दर्द रहना शुरू हो जाएगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा। और किसी आदमी ने पकड़ लिया कि बीबी पेन क्यों रह रहा है और डॉक्टर के पास चला गया तो ठीक है, ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। अगर कोई नहीं जाता है डॉक्टर के पास, लगातार लंबे समय तक ऐसा बना रहता है, तो क्या होने वाला देखो, तो ये मेम्ब्रेन कुछ कण बनाने शुरू कर देती है, ग्रेन्यूल्स, इनको बोलते हैं पानस फ्रेगमेंट। ये कण क्या होते हैं, यहां से चलते हैं, क्रॉस करते हैं इसको, और यहां कार्टिलेज जो है, इस कार्टिलेज को तोड़ना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ी देर बाद में ये कार्टिलेज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कार्टिलेज बोन के ऊपर डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब बोन जो है वो ओपन हो गई है। देखो पार्नस कण बने, पहले एंटीबॉडी M आया, उसने साइनोवियल मेम्ब्रेन पे अटैक किया, साइनोवियल फ्लूइड बना, तो साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा बढ़ी, पेन रहना शुरू हुआ, ट्रीटमेंट नहीं लिया तो पानस फ्रेगमेंट बने, ग्रेन्यूल्स बने, ट्रीटमेंट नहीं लिया तो पानस ग्रेन्यूल्स बने, और इन ग्रेन्यूल्स ने क्या किया, कार्टिलेज को खत्म कर दिया। कार्टिलेज खत्म हो गया तो जो हमारी हड्डियां हैं वो अब ओपन हो गई हैं, यानी अब अनकवर्ड हो गई हैं, ढकी हुई नहीं रही। इसकी वजह से अब जो जॉइंट है वो हिल नहीं पाएंगे आसानी से, मतलब अब हड्डी से हड्डी यूं टकराने लग जाएगी। पहले कार्टिलेज होता था यूं तो आसानी से मुड़ जाता था, अब कार्टिलेज खत्म हो गया है तो जॉइंट्स है वो मूव नहीं करेंगे, हड्डियां मूव नहीं कर पाएंगी आसानी से, और इसकी वजह से टेढ़ापन भी आ सकता है जॉइंट्स में।
तो इसी कंडीशन को बोलते हैं कि साहब क्या हो गया है, उसको गठिया हो गया है उसको, ठीक है, यानी ऑर्थराइटिस हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा और अधिक क्लियर कर पाया होऊंगा। और मैंने आपको कहा था थोड़ा एलर्जी के बारे में बताऊंगा मैं। ड्यूरिंग एलर्जी अगर लंबे समय तक रहे तो एलर्जी में आपने पढ़ा था एंटीबॉडी ई थे, बेसोफिल सेल पे गए थे एंटीबॉडी। बेसोफिल सेल ने कुछ केमिकल बनाए थे, सीरोटोनिन, हिस्टामिन वगैरह। इसके साथ ही क्या है, बेसोफिल जो है उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। बेसोफिल सेल में कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, कण होते हैं, ये एक मेम्ब्रेन में बंद रहते हैं ये कण। तो ये ग्रेन्यूल्स फट गए, मान लो ये कण बाहर आ गए, ये कण क्या करेंगे, ये कण जाएंगे मेम्ब्रेन्स के ऊपर। हमारे जो अदर ऑर्गन्स हैं उनकी मेम्ब्रेन, जैसे ये भी मेम्ब्रेन है, किडनी की मेम्ब्रेन्स हैं, ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन्स पे जाएंगे ये कण। इसको अलग कलर से बता देता हूँ मैं, ये मेम्ब्रेन है हमारी, मैं लिख देता हूँ, ये झिल्लियाँ हैं। और ये ग्रेन्यूल्स आ गए बेसोफिल के, और न्यूट्रोफिल्स के भी आने चालू हो जाएंगे। तो ये ग्रेन्यूल्स आ गए यहाँ, ये क्या करेंगे, मेम्ब्रेन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। ये जो ग्रेन्यूल्स आए मेम्ब्रेन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो अगर एलर्जी लंबे टाइम तक रही तो ये कण आते जाएंगे और ये मेम्ब्रेन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो हमारे जो ऑर्गन्स की मेम्ब्रेन है वो खत्म हो जाएगी। तो मेम्ब्रेन्स खत्म होने की वजह से ये पानस, ग्रेन्यूल्स का बनना या ऑर्गन का डिस्ट्रॉय होना, कार्टिलेज का खत्म होना और गठिया हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। तो ठीक है विद्यार्थियों, टॉपिक कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है कैंसर, उसको पढ़ेंगे। साथ में इंफॉर्मेशन दे दूं आपको मैं कि बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री की वीडियो भी मेरे आ रहे हैं आइसोमेरिज्म के। और किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, संग का समाधान कर दिया जाएगा। मेहनत करते रहें, खुश रहें, मौज करें, जहाँ तक संभव हो किसी के काम आते रहें। थैंक यू।